हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। ठीक है, वो चैप्टर अपन ने वहाँ एंड कर दिया। अपना न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे एंड आवर न्यू चैप्टर इज एटम। एटम और इससे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट इज न्यूक्लियस, है ना। दोनों वैसे तो अपन केमिस्ट्री में लास्ट ईयर देख चुके हैं, ठीक है। तो जो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें वो अपन इस साल देखेंगे। देखो, अपना जो सबसे पहला फर्स्ट कंसीडरेबल एटॉमिक मॉडल जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जो 1904 में आया था। ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल था जो फर्स्ट कंसीडरेबल, मतलब जिसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, अपन ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा है विच इज़ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला जो एक्सपेरिमेंट था, वहाँ उस एक्सपेरिमेंट में जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन बोला था थॉमसन ने। ठीक है, तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल वहाँ कंसिडर हो गया था। तो एक कंसिडर, उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज के बारे में पहले से जानते थे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेके कंसिडरेबल जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है वो जे थॉमसन ने दिया। क्या बोला जे थॉमसन ने? जे थॉमसन का जो इनिशियल मॉडल है, उस इनिशियल मॉडल के अंदर जे थॉमसन ये बोलता है कि जो एटम है वो एक स्फीयर जैसा है। ठीक है, एक ऐसा स्फीयर जिसका जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है इसकी। ठीक है, अभी 10⁻⁻10 मीटर रेडियस का एक ऐसे मान लो एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर उसने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसकी कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ जो उसका मास है वो भी इसी तरह कंप्लीट बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो मास और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या मान लिए उसने, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान लिए। ठीक है, अब बात आई नेगेटिव चार्ज की। क्यों? क्योंकि एटम अपना क्या होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट में जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज जो है, उसने बोला कि ये जो पॉजिटिव है ना, इसके बीच में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब ऐसे मान लो फंसा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे जगह जगह। एग्जाम्पल कैसे दिया कि भाई जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, है ना, तो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स हैं, तो उसका जो कंप्लीट जो मीट है वाटरमेलन का, वो तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसके अंदर जो सीड्स हैं जो एम्बेडेड हैं वो क्या हो गए अपने, वो अपने नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड हैं जगह जगह, तो कंप्लीट में इसी तरह एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो ये दोनों का जो रेशो है वो सेम है, इसीलिए जो अपना एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, अब जब ये एटॉमिक मॉडल दिया तो इस एटॉमिक मॉडल से पहले बहुत सारी फिनोमेना आ चुकी थी, जैसे कि आयनाइजेशन के बारे में स्टडी हो चुकी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इससे पहले आ गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन वो भी इससे पहले हो चुका था। ठीक है, तो जब ये एटॉमिक मॉडल दिया तो वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस को करनी पड़ी। तो उसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को हीट करते हैं। हीट कैसे करते हैं, एनर्जी देते हैं, और जब एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लेके क्या करता है, वो वहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, मतलब आयनाइजेशन को डिस्क्राइब कर दिया एक तरीके से। ठीक है, अब वहाँ से क्या है कि भाई एनर्जी भी निकलती थी कुछ ना कुछ। ठीक है, रेडिएशन निकलता था, लाइट की फॉर्म में निकलता है ना भाई, एनर्जी जब अपन देते हैं पार्टिकल को। ठीक है, तो क्या होता है, बल्ब का एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, है ना, वहाँ गैस फिल्ड होती है, एनर्जी जब मिलती है तो वहाँ से क्या निकलता है, लाइट का फोटोन निकलता है। ठीक है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया कि भाई एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है एनर्जी लेके, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके वाइब्रेट करता है, तो उसके वाइब्रेशन से क्या होता है, वहाँ से रेडिएशन निकलता है वाइब्रेट होने पे, और जो रेडिएशन निकलता है वो रेडिएशन क्या किस फॉर्म में निकलता है, वो रेडिएशन लाइट की फॉर्म में वहाँ से
निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसने क्या किया कि भाई आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो गया, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस हो गई। ठीक है, इसके साथ एटम की स्टेबिलिटी हो गई। ठीक है, और साथ में वहाँ थर्माइनिक इमिशन क्यों हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ से गर्म करने पे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, वो सारे के सारे इस एटॉमिक मॉडल के थ्रू उसने क्या कर दिए, डिस्क्राइब कर दिए। तो डिस्क्राइब कर दिए तो ये चीज़ें अपन को चाहिए थी, तो ये जो एटॉमिक मॉडल था ये अपना एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब ये एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आ गया तो इस एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी रह गई, कुछ चीज़ों के जवाब ये मॉडल नहीं दे पाया। सबसे पहला तो क्या था कि जब ये एटॉमिक मॉडल आया, इस एटॉमिक मॉडल के आने के बाद रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, है ना, उसके स्टूडेंट थे गाइगर और मार्सटन। उन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड की फॉइल लेके और उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट करवाया था। ठीक है, और वहाँ उन अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर देखा था। तो वहाँ जो बिहेवियर था अल्फा पार्टिकल का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो इस एटॉमिक मॉडल से मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अल्फा स्कैटरिंग में जो अनयूजुअल बिहेवियर देखने को मिला अल्फा पार्टिकल का, तो वो अल्फा स्कैटरिंग का अनयूजुअल बिहेवियर क्यों है और वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा है इस एटॉमिक मॉडल को, ये बात थॉमसन डिस्क्राइब नहीं कर पाया। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है कि ये बोलता था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या निकालते हैं, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है तो रेडिएशन वहाँ से एनर्जी का निकलता है। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, एक ही नंबर है। ठीक है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से एनर्जी निकालेगा। एनर्जी निकालेगा तो मान लो उस एनर्जी का मैं कोई एनर्जी को किसी स्क्रीन पे ले लूँ, ठीक है, और उसका एनर्जी डायग्राम मैं बनाऊँ। ठीक है, तो वहाँ से जो उसका एनर्जी डायग्राम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मुझे एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिल जानी चाहिए। सिंगल एनर्जी निकल रही है तो उस एनर्जी के लिए मेरे को एक ही सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी चाहिए एनर्जी की। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, प्रैक्टिकली बहुत सारी लाइंस मिल रही थी, मतलब एक सिंगल एनर्जी ना निकल के एनर्जी बहुत सारी एनर्जी वहाँ से निकल रही थी। ठीक है, तो इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर पाया वो जे थॉमसन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, वाइब्रेट होगा, एक टाइप की एनर्जी वहाँ से निकलनी चाहिए, तो जो रेंज ऑफ एनर्जीज वहाँ से निकल रही हैं वहाँ से क्यों निकल रही हैं। तो ये दो चीज़ें जे थॉमसन डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इसलिए जो एटॉमिक मॉडल है ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इस एटॉमिक मॉडल को जो करेक्ट किया वो करेक्ट किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने इसको जब करेक्ट किया तो उसका बेस था ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले अपन ये देखते हैं कि ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, देखो देखो रदरफोर्ड के कहने पर गाइगर और मार्सडन, है ना, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। एक तो था गाइगर और एक है मार्सडन। इन्होंने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये किया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड की एक थिन फॉइल ली। ठीक है, अच्छा जो थिन फॉइल ली थी इन्होंने गोल्ड की, उसकी जो थिकनेस थी वो 10⁻⁷ मीटर थी, मतलब वेरी थिन फॉइल थी। ठीक है, इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया किससे, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल मींस 2He4। ठीक है, इससे स्ट्राइक करवाया तो चार्ज कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, और मास कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन तो इसका चार्ज होता है, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन इसका मास होता है। तो इस अल्फा पार्टिकल से उसने क्या किया,
उसको बम्बार्ड करवाया, ठीक है, स्ट्राइक करवाया। अब यहाँ जो अल्फा पार्टिकल हैं ये 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से जाके इस गोल्ड फॉइल को हिट करते थे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स निकालने के लिए लाया कहाँ से ये? अपन ने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी, इस साल भी पढ़ेंगे अपन, है ना। अपन ने ये पढ़ा था कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करते हैं, है ना। और वो रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 टाइप के होते हैं। पढ़ा है अपन ने रेडियो एक्टिविटी के अंदर सेल्फ एमिशन होता है अल्फा का, बीटा का, गामा का, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है जैसे कि पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, बिस्मुथ हो गया, एक्टीनियम हो गया, ये सब रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं, ठीक है। अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं, है ना, जो अपने आप ही क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा अपना एनर्जी, ठीक है, वो वहाँ से इमिट होती है। अब ऐसा ही इसने एक जो है वो सब्सटेंस लिया विच इज बिस्मुथ, तो इसने 83 बिस्मुथ 214 को यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। ये एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये 83 बिस्मुथ 214 को लेकर और इसने रखा एक लेड की कैविटी के अंदर, ये लेड की कैविटी के अंदर इसको डाल दिया। लेड की कैविटी मतलब एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, लेड के कंटेनर के अंदर। अच्छा, लेड के कंटेनर के अंदर ही क्यों डाला? एक्चुअली में क्या है कि भाई ये तो सारे डायरेक्शंस में रेडिएट करेगा, सारे डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकालेगा, लेकिन मुझे तो स्ट्राइक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करवाने हैं, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही स्ट्राइक करें, बाकी सारी डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये लेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही इसका रेडिएशन जाए, इसलिए अपन ने इसको किस में रखा, लेड कैविटी में रखा। सामने अपन ने एक छोटा सा जो है वो एग्जिट रखा जहाँ से ये सारे अल्फा पार्टिकल निकल सके, ठीक है। ये 83 बिस्मुथ 214 मैंने इसके अंदर रखा। उसके बाद भी इसको बीम को यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए बीच में और साथ में लेड की ब्रिक लगाई, है ना, जिससे और भी अगर कोई यूनिडायरेक्शनल अगर नहीं है बीम किसी और डायरेक्शन में जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शन बनाने के लिए इसने क्या लगा दी, यहाँ से ये लेड की ब्रिक्स बना दी, ब्रिक्स लगा दी, ठीक है। इसके सामने इसने रखा एक गोल्ड फॉइल को, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाना था इसको, और सामने इसने लगाई एक स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन पे इसने लगाया ZNS, ठीक है। ZNS क्यों लगाया? ZNS क्या है, एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है। मतलब क्या होता है कि ZNS पे जब भी अल्फा पार्टिकल जाके हिट करता है तो अल्फा पार्टिकल वहां पे फ्लैश जनरेट करता है ना। अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल अपन भी पढ़ेंगे इस साल, है ना, रेडियो एक्टिविटी आपने लास्ट ईयर पढ़ ली होगी, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों ही जो पार्टिकल हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल है, गामा रेडिएशन है, तो ये किसी स्पेसिफिक मटेरियल्स पे जाके जब इंसिडेंट होते हैं तो फ्लैश जनरेट करते हैं, है ना। तो अल्फा ZNS के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, फ्लैश जनरेट करता है। तो फ्लैश क्यों भाई, अपन को देखना है ना कहाँ जाके हिट किया अल्फा पार्टिकल ने, तो कहाँ जाके हिट किया कैसे पता चलेगा? जहाँ जाके स्क्रीन पे हिट करेगा वहाँ क्या जनरेट करेगा, फ्लैश जनरेट करेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ने क्या लगा दिया, ZNS वहाँ पे लगा दिया, लेयर बना दी वहाँ ZNS की, ठीक है। तो देखो उसने क्या देखा कि भाई ये इस तरह अपन को स्क्रीन पे बहुत जगह, काफ़ी जगह पे ये फ्लैशेस मिलेंगी इस तरह, ठीक है। इस तरह ये स्क्रीन पे मेरे को क्या मिल रही है, काफ़ी सारी जगह फ्लैशेस मिल रही हैं। अबे काफ़ी सारी जगह जो मेरे को फ्लैशेस मिल रही हैं ना, वो गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल के पास होने के बाद मिल रही हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि देखो ये एक इसका डायरेक्शन हो गया स्पेसिफिक, है ना। बाकी सारे जो अल्फा पार्टिकल है ना वो किसी ना किसी एंगल पे गए हैं इससे, है ना, ये यहाँ से एंगल पे गए हैं।
तो स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में इसने एक ग्राफ बनाया और वहां से इसने एक ऑब्जर्वेशन ली। ठीक है, इसने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल, ये मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं स्कैटरिंग एंगल, और ये मैं इधर ले लेता हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसको एक ये एक्सपोनेंशियल कर्व यहां से मिला। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व एक्चुअली में क्या है, यहां से अपना ये स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज होता जा रहा है 20, 40, 60, 80 ऐसे करके। ठीक है, आगे तक। और ये जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं ये अपने 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, ये 10 पावर 4, ये इस तरह है ना, 10 पावर 5 इस तरह मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसने स्ट्राइक करवाए थे। ठीक है, फिर उनको जो स्ट्राइक करवाए उनको काउंट भी किया था, है ना, उसके लिए अलग से काउंटर्स आते हैं। ठीक है, जो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब ये ग्राफ जो मिल रहा है ना, इस ग्राफ में क्या ऑब्जर्वेशन उसको मिली, देखो इस ग्राफ में उसको ऑब्जर्वेशन मिली, देखो कि जो मैक्सिमम पार्टिकल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल जो ज़्यादा हैं, वो स्कैटरिंग एंगल ऑलमोस्ट 0 है ना। ये ग्राफ को अपन और इधर से पास बना सकते हैं इसके। ठीक है, ये यहां से मतलब क्या हो गया कि भाई मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स के लिए जो स्कैटरिंग एंगल है ना वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना वो गोल्ड फॉइल से बिना किसी चीज से कोलाइड किए हुए, भाई अपने पास से कब हटेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब वो किसी चीज के साथ कोलिजन करेगा, तो बिना किसी भी कोलिजन के, बिना कोई डेविएशन सफर करे, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वहां से सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज उसने क्या देखी कि भाई ऑलमोस्ट 0.14% इतने अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये मोर देन 1 डिग्री से डेविएट होते हैं, है ना। मतलब ये जो ग्राफ मेरे को मिल रहा है ना, ये ऐसे मेरे को मिल रहा है ऑलमोस्ट यहां से ऐसे है। मतलब मैक्सिमम जो 1 डिग्री से मोर एंगल से डेविएट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका नंबर ओनली कितना है, 0.14% है। ठीक है, उसमें भी 8000 में से एक, 1 फ्रॉम 8000 ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री से डेविएट हुआ था। ओनली 8000 में से एक है जो क्या कर रहा है, मोर देन 90 डिग्री, मतलब एक लार्ज एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशन है ये रदरफोर्ड के पास पहुंचे, ठीक है, तो उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, है ना। कैसा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के पास, पॉजिटिव। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या बोल रहा था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ये बोल रहा था कि कंप्लीट एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, मतलब अल्फा पार्टिकल पे एटम के हर एक पोर्शन से क्या लगना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना चाहिए। ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर हर एक पोर्शन से लगेगा, इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो हर एक पोर्शन पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होना चाहिए, डेविएट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने कोई भी रिपल्शन सफर नहीं किया, उन पर कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो उन पर अगर कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस नहीं था। इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ना एटम का वो कैसा है, होलो है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन कैसा हो गया, होलो हो गया। अब उसमें भी क्या हो रहा है कि ये 0.14% जो है ना, ये वेरी स्मॉल एंगल ऑलमोस्ट 1 डिग्री से क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जहां भी पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल तो कर रहा है, लेकिन वो कहां है, वो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल से दूर है, मतलब किसी एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अब 8000 में से एक ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री से डेविएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये बात कंफर्म हो गई
कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कंप्लीट एटम में ना होके कहाँ है, वो एक बीच में कहीं एक छोटे से पॉइंट पर है। ठीक है, छोटे से पॉइंट पे तो क्या हो रहा है कि उससे दूर जो अल्फा पार्टिकल हैं, ज्यादा दूर हैं, उन पे तो कोई डेविएशन लग ही नहीं रहा, वो तो विदाउट डेविएशन सीधे निकल रहे हैं। जो थोड़ा सा उसके पास हैं वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री एंगल से डेविएट हो रहे हैं, उन पर थोड़ा सा फोर्स और रिपल्शन लग रहा है। और एक पार्टिकल को 8000 में से कोई एक, अब आप देखो कि 8000 पार्टिकल्स इस कॉइल पे आ रहे हैं, उनमें से एक सिंगल पार्टिकल, ओनली सिंगल पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना, वो किस पे लग रहा है, ओनली एक ही पार्टिकल पे लग रहा है, वो भी 8000 में से एक पे। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप सर्च करो उसी पूरी गोल्ड फॉइल में, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कोई बहुत छोटी सी जगह पर है ना, और वो जो छोटी सी जगह पर है वहां पे क्या है, वो सेंट्रलाइज है। ठीक है, तो छोटी सी जगह पे होने की वजह से उसी एक पार्टिकल पे वो क्या लगा पा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा पा रहा है। ठीक है, अब जब वो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगा पा रहा है, तो उस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं F K Q1 Q2 बना रहे स्क्वायर, K Q1 इज 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, Z इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर, तो Ze। ठीक है, किसका चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस है उनके बीच में। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल और जहां भी मास सॉरी अपना चार्ज सेंट्रलाइज है उसके बीच में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई एक्चुअली में क्या होता है कि अगर अपन ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए करेंगे तो ये अमाउंट ऑफ फोर्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अमाउंट ऑफ फोर्स डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड के साथ जो चार्ज की वैल्यू है ना वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन यहां से मिले, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रदरफोर्ड अपना न्यू एटॉमिक मॉडल लेके आया। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां गोल्ड फॉइल ही यूज किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया है। गोल्ड फॉइल यूज करने का रीजन एक तो ये है कि अपन को वेरी थिन ऐसा मेटल चाहिए था, ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसकी वेरी थिन शीट बन सके। क्यों, अल्फा पार्टिकल भाई स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद उसको क्या करना है, इंटरसेक्ट करके क्रॉस करके सामने स्क्रीन पे जाना है। तो अगर मान लो भाई अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर लिमिटेड है ना, तो पेनिट्रेट करना चाहिए ना। अपन ने पेनिट्रेशन पावर पढ़ी होगी अल्फा पार्टिकल की लास्ट ईयर। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि वो एक जो पेपर है उसी को पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर स्मॉल है तो इजीली पेनिट्रेट कर सके तो वेरी थिन अपन को शीट बनानी पड़ेगी। तो वेरी थिन शीट किससे बन सकती है, वो गोल्ड से बन सकती है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल क्या है कि ऐसा नहीं हो कि अगर अपन कोई ऐसा लाइट मैग्नीट्यूड वाला, लाइट मास वाला कोई मटेरियल ले लें जिससे क्या हो कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है ना वो जाके क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। डेविएट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अपन ने गोल्ड फॉइल ली उसके न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा है तो वो क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर रहा है। मान लो उसका मास कम होता है अल्फा पार्टिकल से तो वो खुद डेविएट हो जाता है ना। तो वो खुद डेविएट नहीं हो जाए उसका न्यूक्लियस, इसलिए अपन ने एक लार्ज हैवी मास वाला है ना अपन को चाहिए था मटेरियल विच इज गोल्ड। तो दोनों अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है गोल्ड, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज करी। ठीक है, अब यहां से क्या आइडिया लगा उसको आइडिया ये लगा कि भाई देखो पॉजिटिव चार्ज तो बीच में है कहीं, ये सेंट्रलाइज है। ठीक है, अब जहां बीच में है ना उस पोर्शन को उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है, यहां से क्या आ गया, रदरफोर्ड मॉडल आ गया। इसको एक बार रफ कर देते हैं फिर देखते हैं अपन रदरफोर्ड मॉडल। देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
रदरफोर्ड मॉडल के अंदर सबसे पहली बात तो उसको ये पता चल गई कि भाई जो कंप्लीट चार्ज है और कंप्लीट मास है वो कहाँ है, एक पॉइंट पे है। ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट है और उस छोटे से पॉइंट को उसने क्या बोला, न्यूक्ली बोला। ठीक है, उसका साइज उसने बताया कि वही है 10⁻⁻15 मीटर। एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या है, वेरी स्मॉल है। ऐसे मान लो कि आप किसी बीच पर जाते हो, है ना, वहाँ बहुत सारी सैंड होती है, तो वो जो बीच हो गया कंप्लीट, वो तो एक एटम हो गया। तो उस पर पड़ा हुआ कोई एक छोटा सा सैंड का पार्टिकल, वो क्या हो गया आपका, न्यूक्ली हो गया। ठीक है, तो इतना डिफरेंस होता है एटम और न्यूक्ली के साइज में, बहुत लार्ज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है जो क्या है, सेंट्रलाइज है एक जगह पे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में ये इसके अराउंड ये रिवॉल्व करते हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, उसने जो प्लेनेट हैं, प्लेनेट से इसकी इंस्पिरेशन ली। इसीलिए क्या है, जो रदरफोर्ड वाला मॉडल ना, इसको प्लेनेटरी मॉडल भी अपन बोलते हैं, है ना, क्योंकि प्लेनेट्स का जैसे रोटेशन हो रहा है वहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली है कि जैसे सन बिल्कुल सेंटर में है, ऐसा ही न्यूक्ली बिल्कुल सेंटर में है, और जैसे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, विच इज इन द न्यूक्ली। ठीक है, उसको उसने क्या बोला है, न्यूक्ली बोला है। अभी जो न्यूक्ली है ना, इसके पास कंप्लीट तो पॉजिटिव चार्ज है और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास सेंट्रलाइज है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ को उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे हैं उसको उसने क्या बोला, ऑर्बिट बोल दिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, एक नया एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आ गया। ठीक है, अभी जो न्यू एटॉमिक मॉडल एग्जिस्टेंस में आया है, अब देखो इसमें मैक्सिमम पार्ट क्या है, होलो है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इजीली अपना जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ड्रॉबैक्स तो इसकी भी थी। इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये क्या नहीं बता पाया। पहली चीज तो क्या है कि भाई ये स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। इसके साथ क्या है, स्टेबिलिटी इश्यू है। स्टेबिलिटी इश्यू क्या है, स्टेबल नहीं है इसका जो एटॉमिक मॉडल है, वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है स्टेबल, देखो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो मोशन हो रहा है ना, और मोशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मोशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और मोशन के लिए एनर्जी चाहिए तो भाई एनर्जी तो लूज होगी इलेक्ट्रॉन्स भी, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मोशन करेंगे ऑर्बिट्स में। अब इलेक्ट्रॉन्स जब कंटिन्यूस मोशन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और ये धीरे धीरे क्या करेंगे, एनर्जी वहाँ से इमिट करते जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, अब जब एनर्जी इनकी रिड्यूस होती जाएगी तो क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे इनकी रेडियस छोटी होती जाएगी। भाई जैसे जैसे एनर्जी रिड्यूस होगी वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अब रेडियस छोटी होती जाएगी तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये न्यूक्लियर अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे इसकी रेडियस छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो कहाँ जाएगी, सीधी होते होते सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे किसके अंदर चले जाएंगे, न्यूक्लियर के अंदर चले जाएंगे, मिल जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, अपना एटम ही खत्म हो जाएगा। तो एटम स्टेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर ये इनस्टेबिलिटी क्यों है, भाई थॉमसन का एटॉमिक मॉडल कम से कम स्टेबल तो था ना, इसके अंदर वो स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम जनरेट हो गई। तो स्टेबिलिटी इश्यू की वजह से एक तो ये फेल हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन है इमिशन ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम वाली जो प्रॉब्लम थी ना, जो अपने थॉमसन मॉडल के साथ थी, वो इसके साथ भी आ गई। देखो यहां क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली कम हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस इमिशन कर रहा है एनर्जी का, कंटिन्यूस इमिशन कर रहा है ना, कंटिन्यूस इमिशन कर रहा है, इसका मतलब ईच पॉसिबल एनर्जी यहां से निकल जाएगी। मान लो स्टार्टिंग में लार्ज निकलेगी, जैसे जैसे कम होती गई तो एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी जो इमिटेड है, मतलब धीरे धीरे एनर्जी की वैल्यू E से E1 से E2 ऐसे चेंज होती जाएगी, है ना, और हर बार क्या होगी, कम होगी। तो हर बार फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, वो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। एनर्जी इक्वल टू एच नहीं होती है तो ई रिड्यूस होगी तो फ्रिक्वेंसी भी रिड्यूस होगी। तो क्या होगा कि भाई जो एनर्जी यहाँ से मिल रही है और बाहर अगर अपन इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम लें तो अपन को हर एक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी स्पेक्ट्रम में मिलनी चाहिए।
भाई ईच पॉसिबल एनर्जी वहाँ से निकल रही है रिड्यूस होते होते जीरो तक, ठीक है। तो अपन को जो बाहर स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए एनर्जी का वो भी तो ईच पॉसिबल फ्रिक्वेंसी का मिलना चाहिए। इसके साथ वो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, एनर्जी ब्रेक थोड़ी हो रही है, ऐसा थोड़ी है थोड़ी देर बीच में वो बैठ जाता है चलते चलते, नहीं, कंटिन्यूस रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूस इमिशन करता है। तो एनर्जी का जो मुझे स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रैक्टिकली नॉन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है अपन को। स्पेक्ट्रम जो मिल रहा है ना एनर्जी का वो कैसा है, नॉन कॉन्टिन्यूस है, लीनियर स्पेक्ट्रम मिल रहा है। स्पेक्ट्रम जो एनर्जी अपन को मिल रही है ना वो कैसी मिल रही है, लीनियर लाइंस की फॉर्म में मिल रही है। तो ये बात भी रदरफोर्ड समझा नहीं पाया कि भाई आपका मॉडल तो कॉन्टिन्यूस एनर्जी का इमिशन दिखाता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इमिशन है, प्रैक्टिकली जो अपन को एनर्जी मिल रही है वो कैसी है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये बात भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो इसकी वजह से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। अब इसकी कमियां जो हैं वो दूर की नील बोर ने, जिसका एटॉमिक मॉडल अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।